हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी टारगेट के लिए। जो है हम लोगों को जो है 1 मंथ के बाद जो है हम लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड जो है वीडियो हम आप लोगों को अपलोड करेंगे। तो टारगेट किए हैं कि हम डेली जो है 100 क्वेश्चन का जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये उसके लिए है जो पढ़ लिए हैं सारे सब्जेक्ट, सिर्फ रिवाइज के तौर पे है, लेकिन फिर भी जो है सारे लोग जो है इसको देख सकते हैं ताकि कुछ जो है उनके माइंड में क्लियरिटी आ जाए और वाकई जो है क्वेश्चन वहाँ से छूट ना सके। ठीक है, तो ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन बस यहाँ बताया जाएगा ताकि जो एग्ज़ाम में आ सके। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से दोस्तों जनरली माना जाता है 30 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में अवश्य आने की चांसेज रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को पहले हिस्ट्री को हम टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है शाम को हम साइंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो साइंस से भी जो हम लोग को 30 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो 4 से 5 दिन में, ठीक है, 4 से 5 नहीं तो फिर मतलब 5 से 6 दिन में हम जो है हिस्ट्री एंड साइंस का जो है पूरा कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहेंगे अपने हिसाब से, तो यहाँ से आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम आपके लिए सेलेक्ट किए हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इसका जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो बस एक लाइन फॉर्म में ही आपको याद रखना है, एक लाइन में ही कि भारतीय पुरातत्व के जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आया है कि एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे हमको बगल में ही जो है लिखना चाहिए था बट हम नहीं लिख पाए। यहाँ पे आप लोगों को नीचे मिलेगा भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग के जनक दोस्तों जॉन मार्शल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन मार्शल को। ये कब थे? 1921 की बात है दोस्तों, जब मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, तो इन्हीं के द्वारा जो है करवाई गई थी। ठीक है, 1921 की बात है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। पुरातत्व विभाग के जनक जो है, पुरातत्व विभाग के जनक जो है जॉन मार्शल को कहा जाता है, लेकिन अगर पुरातत्व का जनक कहा जाए, भारतीय पुरातत्व का जनक, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए किए हैं, मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला औजार कौन था। तो पहला औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। मानव पहला औजार जो है कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। और ये अगर पहला धातु की बात करें तो पहला धातु जो है हम लोग तांबा प्रयोग किए थे। पहला धातु मानव कौन सा प्रयोग किया था? तो तांबा प्रयोग किया था। अगर हम पहला जानवर की बात करें तो पहला जानवर कौन पालतू बनाया था? तो वो जो है वो जानवर था कुत्ता। पहला जो है कुत्ता के पूर्वज को जो है पालतू बनाया गया था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। क्या है? पहला है मानव जो है पहला औजार कौन सा? तो कुल्हाड़ी। पहला धातु कौन सा? तो तांबा। और पहला जानवर कौन सा? तो कुत्ता। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से याद हो गया। ये आपको चौथा क्वेश्चन से करवा दिया गया है, जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के जनक। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं, हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा का खोज दोस्तों किया था दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा बेसिकली, लेकिन रिवाइज के तौर पे थोड़े थोड़े जो है हम लोग बता देना चाहते हैं। ठीक है, दयाराम साहनी कब किए थे? तो हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। दोस्तों हड़प्पा स्थित किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। दोस्तों यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था? तो 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु मत कहिएगा दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। तो सिंधु स्थित नदी के किनारे कौन स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है। लेकिन हड़प्पा जो स्थित है वो है रावी नदी के किनारे। अब यहाँ पे आता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। और ये खोज कब की गई थी? खोज की गई 1922 ईस्वी में। इसके मोहनजोदड़ो के ठीक 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। दोस्तों अब यहाँ से 2 चीज़ें याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से हम लिखे नहीं है बट आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ से 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला ये कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। क्या मिला है? स्नानागार। ठीक है, तो विशाल स्नानागार जो है मिला है, वो भी मिला है मोहनजोदड़ो से। सेकंड क्या मिला दोस्तों? तो एक पुरोहित का जो है मतलब मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुरोहित का मूर्ति जो सूती बस मतलब साल ओढ़े है एक तरह से। ठीक है, तो वहाँ एक कहाँ से मिला है? पुरोहित का मूर्ति भी जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये 2 चीज़ फेमस वहाँ पे है जो आपको याद रखनी है। ऐसे अनागार वगैरह मिला है, तो अनागार जो है मोहनजोदड़ो में भी और हड़प्पा में भी मिला है अनागार। तो इसकी मतलब ज़्यादा
नहीं रह सकती है। लेकिन दो चीज़ें याद रखिएगा, एक स्नानागार और एक पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो यहाँ पे से दो तीन चीज़ें आप लोगों को हम और बता देना चाहते हैं कि एक पूछा जाता है धान की भूसी के बारे में, ठीक है। तो धान की भूसी कहाँ से मिली है दोस्तों, ये सारी क्वेश्चन हम लिख नहीं पाए हैं, बट फिर भी आपको बता रहे हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, धान की भूसी कहाँ से मिली है, तो धान के भूसी मिला है रंगपुर से। कहाँ से मिला है, रंगपुर से, ठीक है। रंगपुर से मिला है धान की भूसी, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि धान की भूसी कहाँ से मिला है, तो धान की भूसी मिला है रंगपुर से, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और है कि हड़प्पा के बाद एक और है लोथल, ठीक है। लोथल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख तो नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। लोथल ये दोस्तों स्थित है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी कहाँ है दोस्तों, तो यह है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है भोगवा नदी। तो लोथल है स्थित भोगवा नदी के किनारे, और यही लोथल से दोस्तों गोदीबाड़ी मिला है। गोदीबाड़ी किसको कहते हैं दोस्तों, तो बंदरगाह एक तरह से, तो ठीक है। तो आपको पता होगा कि गुजरात जो है एक तरह से मतलब तटीय इलाका है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है गोदीबाड़ी जो है मिलना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सामान को लादा और उतारा जाता था, वहीं से जो है मतलब एक तरह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की चीज़ें, ठीक है। तो लोथल से मिला है गोदीबाड़ा, और भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद लोथल से मतलब और भी चीज़ें मिली है, जैसे फैक्ट्री वगैरह और मतलब अग्निकुंड वगैरह भी मिला है, तो यहाँ से आपको याद रखनी है। बाकी गोदीबाड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 3-4 क्वेश्चन जो है दोस्तों हम आप लोगों को नहीं लिख पाए, जो यहाँ से बता देते हैं, क्योंकि फिर दोबारा हम हड़प्पा सभ्यता का जिक्र तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है, आगे। तो इसलिए दो चीज़ बातें आप लोगों को मौखिक रूप से याद रखनी है दोस्तों। बात करें कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो ये दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, एक प्रकार की मतलब ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। जैसे वैदिक काल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, तो वैदिक काल जो थी कौन सी सभ्यता थी, तो वैदिक काल जो है वो थी ग्रामीण सभ्यता। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। और उसके बाद उसके साथ साथ ही जो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन क्यों दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले कांसा का प्रयोग किया गया था। देखिए बहुत ही जो है टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए कांसा का प्रयोग उस समय में जो है लोग कांसा बनाना मतलब जान गए थे, क्योंकि कांसा जनरली डायरेक्टली रूप से नहीं रहता, मतलब उनको उसको बनाना पड़ता है तांबा और टीन को मिक्स करके, ठीक है। तो तांबा और टीन को मिक्स करते हैं तो कांसा बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाना जानते थे और कांसा का उपयोग भी करते थे, ठीक है, कांसा का। तो इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था, और एक तरह से वो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में और क्या था, तो ये था व्यापार प्रधान सभ्यता। मतलब जैसे आप वैदिक काल में आएंगे तो आपको मिलेगा पशुपालन का था, मतलब पूर्व वैदिक जो काल था वो मुख्य रूप से वहाँ अर्थव्यवस्था का जो स्रोत था वो था क्या, मतलब पशुपालन। और वही आप उत्तर वैदिक में चल जाइएगा तो वहाँ हो जाता है कृषि, ठीक है। और दूसरा हो जाता है पशुपालन, और प्रथम कहा जाता है कृषि। तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप प्रधान कहेंगे व्यापार। और व्यापार दोस्तों होता कहाँ कहाँ से था, तो जनरली अफगानिस्तान से व्यापार होता था, ठीक है। अफगानिस्तान से आपको याद रखनी, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था टीन। क्या मंगाया जाता था दोस्तों, टीन। एक दोस्तों खेतरी का नाम आप लोग सुने होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खेतरी, ठीक है। अरे खेतरी है कहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों मंगाया जाता था तांबा, यहाँ से इसे व्यापार होता था, मंगाया जाता था तांबा, ठीक है। तो तांबा मंगाया जाता था। और ये खेतरी कहाँ स्थित है, तो ये खेतरी स्थित है राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा खेतरी। तो खेतरी से भी दोस्तों मंगाया जाता था तांबा। और अफगानिस्तान से टीन आप लोग समझ ही गए। मिस्र से भी जो है होती थी, जो आपको पता है मिस्र में नील नदी की सभ्यता थी। उसके बाद मेसोपोटामिया से भी जो है यहाँ पे व्यापार होता था। तो यहाँ पे जो है तब सभ्यता थी आपातकालीन, वो व्यापारिक सभ्यता थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर किस देवता का प्रमाण मिलता है, तो किस देवता का प्रमाण मिलता है, तो यह है पशुपति शिव का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पशुपति शिव का। एक क्वेश्चन और यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुहर। तो मुहर से हमको याद आया, यहाँ पे लिखना भूल गए हम, लेकिन मुहर जो है बना होता था सेलखड़ी की। किस चीज़ की बनी होती थी दोस्तों, सेलखड़ी की। तो ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है पूरी तरह, कि मुहर जो है किस चीज़ की बनी थी, तो वो बनी थी सेलखड़ी की। और किस चीज़ की मूर्ति वहाँ पे थी, किस चीज़ के मतलब
मुहर पे किस चीज़ का प्रमाण था, कौन से देवता मतलब इंगित थे, तो वहाँ पे थे पशुपति शिव। देवता से दोस्तों एक चीज़ और याद रहता है देवता से कि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता में जो था वो कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। आप लोगों को याद रखना है, कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ पे पूजा पाठ होता था, मतलब जैसे देखिए पशुपति शिव का यहाँ पे मिला, मुहर पर साक्ष्य मिल रहा है। उसके बाद मूर्ति की भी मिली है, नर्तकी मूर्ति मिली है, जैसे मतलब महिला की काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली है, नर्तकी की मिली है, ठीक है। इस तरह से तो नर्तकी की मूर्ति दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा से ही मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है एक नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। और आप लोगों को मोहनजोदड़ो से क्या बताया, एक स्नानागार बताया है, और एक क्या बताया, वो पुरोहित की जो मूर्ति थी वो। धान की भूसी यहाँ से बताया तो मतलब रंगपुर से, और एक लोथल से आपको बताया है गोदीवाड़ा। तो यहाँ पे मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं था, और हड़प्पा से जो है नर्तकी का मूर्ति मिला है। और यहाँ पे दोस्तों लेकिन पूजा पाठ होता था, लेकिन कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला जहाँ पे भगवान को स्थापित किया जाए, ठीक है। और दोस्तों एक बात और हम आपको बताना चाह रहे थे, हाँ ये बताया ना मुहर जो है सिलखड़ी की बनी थी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमको नर्तकी से याद आया, ये जो सभ्यता थी मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। क्या थी? मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। वही अगर हम वैदिक काल में आएंगे तो पितृसत्तात्मक सभ्यता होगी, लेकिन यहाँ पे मोहनजोदड़ो था मातृसत्तात्मक सभ्यता थी वो, ठीक है। मातृसत्तात्मक समाज थी। अब दोस्तों आते हैं ऋग वैदिक काल में, हम लोग घुस गए हैं ऋग वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऋग वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको इसलिए मेंशन किए हैं ताकि जो है हमको सारा क्वेश्चन बता सके, ठीक है। तो ये जो है गायत्री मंत्र इंपॉर्टेंट है। तृतीय जो मंडल है, तृतीय मंडल में हम लोगों को गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। किसकी तृतीय मंडल? तो ऋग्वेद की। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि इसमें मंडल कुल कितने हैं, तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। कितने हैं? कुल मिलाकर के 10 मंडल। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कुल मिलाकर 10 मंत्र। अगर सूत्र की बात करें, सूत्र मतलब मंत्र, जो मंत्र का उच्चारण होता था, जाप होता था, वही मंत्र। तो मंत्र की संख्या दोस्तों यहाँ पे कहा जाए तो मंत्र की संख्या जो है यहाँ पे 1028 है, ठीक है। मंत्र या सूक्त करें तो ऋग्वेद में सूक्त या मंत्र की संख्या 1028 है, लेकिन वही अगर मंडल की संख्या कहे तो मंडल की संख्या 10 है। वेद व्यास जो है इनकी संकलन करता है, मतलब इनको जो है संकलन किए थे, मतलब एक जगह ला करके संग्रहित करके एक जगह किए थे। संकलन करता कौन है? तो वेद व्यास। और दोस्तों गायत्री मंत्र के नीचे विश्वामित्र क्यों लिखे हम? तो क्योंकि गायत्री मंत्र की जो है रचना ये किए थे विश्वामित्र, तो इसलिए इनको लिखना है। मतलब इतना याद नहीं रखना है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी कि गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है, तो तृतीय मंडल में। और यहाँ से दो चीज़ें और याद रखनी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां मंडल, यहाँ से सोम देवता का वर्णन मिलता है, ठीक है। सोम दोस्तों एक पेय पदार्थ होता है, तो उस तरह से मतलब एक देवता भी थे जो वनस्पति के देवता उस टाइम माने जाते थे ऋग वैदिक काल में। तो वहाँ से जो है 9वां मंडल में सोम देवता का जो है वर्णन मिलता है। इसके साथ ही आपको याद रखना है 7वां मंडल में दशराग युग, आपको दशराज की युग के जो है बारे में पता होगा। यज्ञ जो है मतलब 10 राजा के बारे में किया गया था, ठीक है, दशराज यज्ञ। और एक है 10वां मंडल, इसमें वर्ण व्यवस्था का चर्चा मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोग नहीं याद रखेंगे, तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक तृतीय मंडल वाला गायत्री मंत्र और एक 9वां मंडल तो जरूर ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है मतलब एग्जाम में पूछा भी जा चुका है सोम देवता के बारे में कि किस मंडल में है, तो वो है 9वां मंडल में, ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ें बता दी। आगे चलते हैं, तो आगे है दोस्तों किस वेद में जादू टोना वशीकरण आदि की चर्चा मिलती है, तो अथर्ववेद में। ये भी क्वेश्चंस कई बार जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वेद में किसका चर्चा मिलता है, तो जादू टोना वगैरह का जो चर्चा है, कर्मकांड वगैरह का, वो सब जो है ऋग्वेद में ही निहित है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जादू टोना वगैरह का चर्चा मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों एक है सभा और समिति, तो सभा और समिति की चर्चा किस काल में मिलती है, तो देखिए दोस्तों सभा और समिति की चर्चा मुख्य रूप से पूर्व वैदिक काल में थी, हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी ये रही, बट इसका इम्पोर्टेंट कुछ रह नहीं गया था, मतलब ये मतलब समाप्ति के तौर पे थी। और क्योंकि इसमें सभा समिति में पहले जो थी स्त्रियों की जो है जगह दी जाती थी पूर्व वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते ही जो इनकी चर्चा बहुत मतलब कम हो गई, स्त्रियों को इसमें जगह नहीं देना शुरू हो गया, और स्त्रियों की जो है बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। और यहीं से जो है मतलब सत्यप्रथा वगैरह जो है बाकी स्त्रियों की जो इतना दयनीय स्थिति इस उत्तर वैदिक काल में ही आकर हुआ, पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो वहाँ सभा समिति एक्चुअल में होती क्या थी, तो एक मतलब संगठन थी जिसमें कई लोग जो वहाँ पे रहते थे, और वो क्या करते थे, तो राजा की सहायता करते थे मिल करके, ठीक है। ये बातें हो गई।
अब दोस्तों आते हैं कि महिला के बारे में हम क्यों कहें, तो महिला यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में इतनी दयनीय हो गई थी ना, वहाँ पर बहुत उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ महिला का नाम है आपको याद रखने के लिए, इसलिए हम इतना चर्चा कर रहे हैं। तो महिला का नाम कौन सा है, तो एक है गार्गी, इनको तो आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। गार्गी इस काल में की बहुत मतलब इम्पोर्टेंट महिला थी। एक मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयी एक थी, एक गार्गी। तो ये दोनों को आपको नाम याद रखना है, दोनों महिला थी उत्तर वैदिक काल की। इतनी दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी ये जो है इन सारी चीज़ों में भाग ली और मतलब अपना स्थिति अच्छी रख पाई। हम दोस्तों देख के आते हैं आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में नहीं थी, आश्रम व्यवस्था स्टार्ट हुई है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी। तो कौन कौन, ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों जनरली माना जाता था कि मनुष्य की जो आयु होती है वो 100 वर्षों की होती है, ठीक है। तो 100 वर्षों की जो आयु होती है ना, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था आश्रम व्यवस्था में। तो प्रथम जो 0 से 25 वर्ष की आयु तक था, तो 25 वर्ष की आयु में बच्चा क्या है, छोटा है, पढ़ाई लिखाई करेगा, मतलब हर चीज़ करेगा। आज भी देखिए आश्रम व्यवस्था बांटा नहीं गया, लेकिन फिर भी उसी तरह की चीज़ें आज भी हम लोग करते हैं। जैसे देखिए छोटे से मतलब 20-25 साल तक हम लोग पढ़ाई ही करते रहते हैं, उसके बाद फिर अपना शादी वगैरह, पुत्र प्राप्ति वगैरह सब होता है, तो वो गृहस्थ आश्रम हो गया। उसके बाद जो है वानप्रस्थ, मतलब वन में लोग जाते थे और मतलब अपना वहाँ पे, और फिर संन्यास जो है अंतिम समय में संन्यास के रूप में बूढ़े हो जाते थे तो संन्यास करते थे, ठीक है, और फिर मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती थी। तो इस तरह से आश्रम व्यवस्था को जो है बंटवारा किया गया था। सबसे श्रेष्ठ कौन थी दोस्तों, तो ये जो थी गृहस्थ आश्रम थी। गृहस्थ आश्रम क्यों, क्योंकि इसी में जो है लोगों को पुत्र प्राप्ति वगैरह हर चीज़ इसमें करना होता था, तो पुत्र प्राप्ति को जो है श्रेष्ठ कहा गया। तो ये है श्रेष्ठ जो है गृहस्थ आश्रम थी, तो आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। आपको अब आते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों की चर्चा कहाँ मिलती है। तो 16 महाजनपदों की चर्चा दोस्तों 2 चीज़ें मिलती है, एक अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, और एक है भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है। तो दोनों आपको याद रखना है, अंगुत्तर निकाय क्या है तो बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र क्या है तो जैन ग्रंथ है। ये भी याद रखना है कि कौन बौद्ध ग्रंथ है और कौन जैन ग्रंथ है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस पूछी गई है कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध ग्रंथ है या जैन ग्रंथ है। तो मतलब ये जो है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ कौन है, भगवती सूत्र, और दोनों में ही 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। तो ये आपको याद रखनी है। आगे याद रखना है दोस्तों क्या, मगध की राजधानी कहाँ थी। तो ये हम आपको बस थोड़ी चीज़ ऐसे ही मतलब दे दी, कभी कभी पूछ ले जाती थी क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, राजगिरी आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है कि प्रथम गणतंत्र का उल्लेख कहाँ है, तो लिच्छवी। अब लिच्छवी से याद आया, देखिए लिच्छवी जो है बज्जी महाजनपद, ठीक है। तो बज्जी महाजनपद जो थी इसका राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो इसका था वैशाली। तो ये बज्जी क्यों ब्रैकेट में लिखा गया है, तो लिच्छवी में प्रथम गणराज्य था, लेकिन लिच्छवी जो था बज्जी महाजनपद का ही जो है एक जनपद था, ठीक है। बज्जी में 8 छोटे छोटे जनपद थे, ठीक है, और 8वां जो था ये है लिच्छवी ही था, ठीक है। 8 जो छोटे छोटे थे बज्जी में, तो बज्जी का ही जो है था लिच्छवी, और लिच्छवी में कहाँ प्रथम गणतंत्र की चर्चा मिलती है, वहीं प्रथम गणतंत्र था, ठीक है। और इसकी राजधानी, बज्जी की राजधानी थी वैशाली, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। आगे चलिए, अब दोस्तों आते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस मतलब आपको बहुत कम ही मिलेंगे, बट फैक्ट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बार बार हम क्वेश्चंस यहाँ पे लिखना मतलब उचित नहीं समझे। और गौतम मतलब बुद्ध धर्म के बारे में पूरी जो है आपको मिलेगी कहानी। क्यों बौद्ध धर्म के बारे में पूरी, क्योंकि आपको पढ़ना है बिहार के बारे में, ठीक है, बीपीएससी के लिए पढ़ रहा है। और गौतम बुद्ध जो है मेनली जो है बिहार से मतलब रिलेटेड है, तो इनको पूरी तरह पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मगध जनपद है, तो मगध जनपद से भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये मुख्यतः जो है बिहार से ही रिलेटेड है, और बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है हम आपको यहाँ पे बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में। कब हुआ था, तो 563 BC में। और इसका ये कमल एंड साड़ को क्या लिखा है मतलब ब्रैकेट में, तो ये लिखा है प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह दोस्तों इनका था कमल और साड़। किसका प्रतीक चिन्ह, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल एंड साड़, ठीक है। और कहाँ जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में। और कब हुआ था, तो 563 BC में, ठीक है, याद हो गया। आगे आते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी कुशीनारा में दोस्तों। कब, 80 वर्ष की में, मतलब 80 साल के थे तब इनका जो है डेथ हो गया। और इनका मृत्यु को कहा गया निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। और मतलब मर गए तो निर्वाण की प्राप्ति हो गया, ठीक है।
और कब हुआ था 483 BC में। तो इनके मृत्यु पर जो प्रथम बौद्ध संगीति होगा 483 BC में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इनका पद चिन्ह, निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह था वो था पद चिन्ह, ठीक है, तो याद रखिएगा। जन्म का क्या था, कमल और षड, मृत्यु का क्या हो गया, पद चिन्ह, ठीक है। निर्वाण, मृत्यु नहीं कहेंगे, निर्वाण कहेंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु को ही निर्वाण कहा गया, निर्वाण। तो मृत्यु नहीं कहेंगे डायरेक्टली, उनका निर्वाण कब हुआ, तो कुशीनारा में हुआ 483 BC में। उनका चिन्ह क्या था, मृत्यु मतलब निर्वाण का तो था पद चिन्ह, याद हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ज्ञान प्राप्ति काफ़ी बार पूछा गया, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, इनको किस वृक्ष के नीचे हुआ, तो वो है बोधगया में। बोधगया में पीपल वृक्ष था उसके नीचे। और इनका ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ, 6 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। सेकंड यहाँ पे दी गई है कि प्रथम गुरु कौन थे, तो इनको प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ये बातें याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। और ये कहाँ से रिलेटेड थे, तो ये थे वैशाली के। इनके कुल के बारे में कहा जाए तो ये शाक्य कुल के थे। गृह त्याग के बारे में कहा जाए तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, इन्होंने मतलब घर छोड़ दिया था। और गृह त्याग को, घर छोड़ना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जैसे मृत्यु को कहा गया निर्वाण, उसी तरह से गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और इनका चिन्ह क्या था, तो गृह त्याग का चिन्ह था घोड़ा। 3 चीज़ को चिन्ह जो है हम आपको याद करवाया है। किस किस चीज़ का, निर्वाण का क्या था, पद चिन्ह था। जन्म का कमल और सांड, ठीक है, कमल और सांड। वही गृह त्याग का क्या था, घोड़ा। और क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। और क्या था, तो 29 वर्ष के मतलब उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। अब इनके प्रथम शिष्य के बारे में बात करें तो इनके प्रथम शिष्य थे आनंद। क्या नाम था प्रथम शिष्य का, तो उनका नाम था आनंद। ये भी याद रखना है, पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। आपको कभी नहीं भूल के भी इनको नहीं भूलना है, प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश, वही बात कर दे, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रथम उपदेश तो सारनाथ, लेकिन सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करें तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, श्रावस्ती। तो 2 क्वेश्चंस आपको याद रखनी है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको कि प्रथम उपदेश का कहाँ, तो सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश कहाँ, तो श्रावस्ती कौशल में, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ें हैं कि त्रिरत्न इसका उनका कौन था, तो बुद्ध, धर्म और संघ, याद रखना दोस्तों। यही सारी चीज़ें आपको जैन धर्म में भी पढ़ने की मिलेगी, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से चीज़ें पढ़नी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है दुखों का कारण, तो दुख का कारण क्या बताया गया, तो इनका दुख का कारण था इच्छा। लेकिन वही अगर आप जैन धर्म में जाएंगे तो जैन धर्म में जो है दुख का कारण हो जाता है कर्म फल, मतलब जो भी दुख का कारण वो हमारा कर्म है। वही अगर उनमें त्रिरत्न जाएंगे जैन धर्म में तो वहाँ पे हो जाएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक विश्वास, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस प्रथम उपदेश जो है राजगीर में दिए थे जैन धर्म महावीर जी, ठीक है। लेकिन ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो दोनों चीज़ें में कन्फ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है, इसलिए आपको बार बार ध्यान करवा रहे हैं। और बाकी हम जैन धर्म जब पढ़ाएंगे तो आपको रिलेट भी करवाएंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ मतलब चीज़ें थी, वहाँ क्या थी और यहाँ क्या है, तो फिर आपको दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दुख का कारण क्या था, इच्छा। त्रिरत्न क्या था, तो बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। दोस्तों अब बौद्ध संगीति के बारे में बताया, इससे बहुत क्वेश्चंस बनती है, इसको आप मतलब भूल के भी नहीं भूल सकते, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मतलब प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रमुख बौद्ध संगीति 4 को बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो राजगृह मतलब राजगीर में हुआ था। तो राजगीर में 483 BC, आपको बोले ना 483 BC में उनका निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब मृत्यु हुआ था। कहाँ, कुशीनारा में, ठीक है। तो बार बार हम चीज़ें को बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, आपको भुलाना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है, राजगीर में। और उस समय राजा कौन थे, तो राजा थे अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। और इसका जो है अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने की थे प्रथम बौद्ध संगीति की, तो ये थे महाकश्यप, ठीक है, याद रखना है कौन थे, महाकश्यप। अब प्रथम बार हो रहा है तो कोई महान आदमी को रखेंगे, ठीक है, तो इसलिए प्रथम को याद रखना है कौन थे, महाकश्यप, ठीक है। और दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो उस समय था कालाशोक, ठीक है, मतलब किस वंश का था कालाशोक, शिशुनाग वंश का, ठीक है। और ये कौन सा वंश के था, तो ये था हर्यक वंश के अजातशत्रु, ठीक है। और ये था, वो सब वंश हम लोग को पढ़ना है, पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, फिर दोबारा हम लोग रिवाइज भी हो जाएगा बौद्ध संगीति जब धर्म पढ़े, मतलब साम्राज्य सब पढ़ेंगे तब, वंश पढ़ेंगे तब। बाकी आपको यहाँ से याद रखनी है
द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो है काला अशोक था, जो था मतलब शिशुनाग वंश के, और ये था वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो वैशाली में, और क्योंकि काला अशोक जो वैशाली मतलब राजधानी अपना वैशाली लेकर के चला गया था, और पहले जो राजधानी राजगिरी था अजातशत्रु के टाइम में, तो जो है आजादगिरी मतलब अजातशत्रु के टाइम में राजगिरी में हुआ। लेकिन अगर काला अशोक वैशाली में राजधानी ले गया तो मतलब संगीति भी वहीं करवाएगा। तो बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? वैशाली में। कब हुआ? तो 383 BC में, 100 साल बाद पहला हुआ 483 BC में, फिर 100 साल बाद 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली में। और तीसरा कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा में। अब पाटलिपुत्रा में क्यों दोस्तों? तो पाटलिपुत्रा अब राजधानी आ गई है। ठीक है, तो अब है सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए राजा का नाम यहाँ लिखना चाहिए था हमको, लेकिन हम यहाँ लिख दिए हैं और अध्यक्ष का नाम इधर लिख दिए। तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, और यहाँ भी राजा का नाम यहाँ लिखा है और अध्यक्ष का नाम इधर लिखा है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा बता दिए हम काला अशोक। इस समय कौन थे अध्यक्ष? तो इस समय अध्यक्ष थे सभाकामी। दोस्तों देखिए शुरू क्या थे? महाकश्यप। तो पहली बार होगा तो कोई महान आदमी को अध्यक्षता करने के लिए दिया जाएगा, तो महाकश्यप। और दूसरे का मतलब अब कुछ कम हो गया, मतलब सभाकामी, अब कुछ कम हो गया, सभा कम। ठीक है, इस तरह से कुछ रिलेट करके याद रखिए, तो सभाकामी द्वितीय बार हो गया। ठीक है, तृतीय जो है बौद्ध संगीति हुआ था, वो हुआ था पाटलिपुत्र में, मतलब पटना में। अब देखिए 100 साल बाद नहीं हुआ, उससे मतलब और ज़्यादा हो गया, मतलब 283 BC में नहीं ना, 247 में हुआ। ठीक है, 283 नहीं याद रखिएगा, 247। ठीक है, ये गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। पहला 100 साल बाद हुआ, लेकिन फिर अभी 247 BC में हुआ है तृतीय। कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्रा में। इस समय राजा कौन था दोस्तों? तो अशोक था। कौन था? अशोक था। और ये किस वंश का है बताइए? तो ये है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा है ना अशोक, किस वंश का था? सॉरी बोल रहे हैं, मतलब ये तो था, सॉरी अजातशत्रु कौन सा वंश के था? तो ये था हर्यक वंश के, ये था शिशुनाग मतलब शिशुनाग वंश के। ठीक है, और अशोक किस वंश के था? नंद वंश के, मतलब किस वंश का स्थापना किया था? मौर्य वंश का। ठीक है ध्यान उतर जाता है। तो ये था अशोक, जो था मौर्य वंश के था। और इस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुतिस। ठीक है, और दोस्तों मोगलीपुतिस तृतीय का याद रखिएगा, मोगलीपुतिस। ठीक है, अब चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये जो है बाहर हुआ, बिहार से बाहर। ठीक है, बाकी सब बिहार में हुआ, जैसे राजगिरी हो गया, वैशाली हो गया और पाटलिपुत्रा हो गया, बाकी तो सब बिहार में हुआ। लेकिन ये जो चौथी बौद्ध संगीति थी, ये बिहार से बाहर हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, मतलब बन जाता है कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार से बाहर हुई? तो ये चौथी थी। तो बिहार से बाहर कहाँ हुई? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और ये बहुत मतलब 1 AD कह सकते हैं आप, 1 ईस्वी में, मतलब 102 AD में हुआ था ये, BC में नहीं, AD में हुआ। उस समय राजा कौन थे? तो कनिष्क बहुत प्रसिद्ध राजा है, आपको इसके बारे में पढ़ना है, काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। और इन्होंने मतलब अश्वघोष को भी जो है उठा कर मतलब लेकर गए थे अपने दरबार में। इनके दरबार में अश्वघोष रहते थे, और यहाँ से मतलब उनको लेकर के चले गए थे कि चलो आप मेरे दरबार में रहना। ठीक है, तो अश्वघोष इसके दरबार में रहते थे। और हालांकि मतलब उस समय अध्यक्षता अश्वघोष को ही मतलब दिया जा रहा था, लेकिन ये बाहर के थे और वसुमित्र से जो वहीं के थे, लेकिन तो उनको मतलब बुरा लग ना जाए, इसलिए वसुमित्र को जो है अध्यक्षता दिया गया। और मतलब अश्वघोष भी थे, बहुत महान आदमी थे, और चूँकि बिहार के थे, तो इसलिए अश्वघोष को जो है मतलब अश्वघोष को बुरा न लग जाए, इसलिए इनको उपाध्यक्षता दी गई। तो हर चीज़ में मतलब 3 बौद्ध संगीत में सिर्फ अध्यक्ष है, लेकिन इसको में एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था। तो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। ठीक, और इसी काल में दोस्तों आपको याद रखना है कि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना, तो उसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटी थी। किस भागों में? तो महायान और हीनयान में, ये 2 भागों में। तो ये था द्वितीय विभाजन। प्रथम विभाजन दोस्तों हो गया था इधर ही, द्वितीय में ही हो गया था। ठीक है, द्वितीय महासभा जो हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीत, उसी में जो है बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन हो गया था। और सेकंड जो विभाजन हुआ वो हुआ चौथी बौद्ध संगीति में, जो महायान और हीनयान में टूट गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और दोस्तों एक और था बर्जयान, तो वो आपको पता होगा कि बर्जयान हो, आपको याद आ रहा है, मतलब आ रहा होगा कि वो कब टूटा। तो यहाँ तक हीनयान में ही था, और बर्जयान कब आया? तो वो दोस्तों गुप्त काल में जाकर के टूटा है, बर्जयान में। ठीक है, तो वो और बर्जयान की जो शिक्षा दी जाती थी वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है ना, जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तब।
तो वो वहाँ जाकर के टूटी थी। तो यह बातें आपको याद रखनी है। समझ में आ गई? हम दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। बस गौतम बुद्ध का कंप्लीट करवा करके बौद्ध धर्म को आज छोड़ देंगे और बाकी जैन धर्म हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, वीडियो जैसे लगी आपको लाइक और सब्सक्राइब करनी है। तो देख करके कि कैसी लगी आपको। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ रहा है जातक कथा के बारे में। तो जातक कथा के बारे में भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुकी है कि जातक कथा क्या है। तो जातक कथा में बुद्ध की जो पूर्ण जन्म की जो कथा है उसका दिया गया है वर्णन जातक कथा में। एक चीज़ है त्रिपिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक के बारे में दोस्तों कहें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सूत पिटक, इसको आप नहीं भूलिएगा। लेकिन तीनों पिटक के बारे में हम बता देते हैं। त्रिपिटक कौन कौन सी थी? तो तीन थी, एक थी सूत पिटक, एक थी विनय पिटक और एक थी अभिधम पिटक। सूत पिटक में बात करें तो सूत पिटक में जो है मतलब बौद्ध की जो उपदेश दिए थे ना उसका संग्रह है। ठीक है, तो आपको यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे बताइए? क्या अभी बताया ना, अभी ऊपर बताया गया है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे वो बताइए। सेकेंड आपसे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे ये बताइए। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे ये भी आपको बताना है, अभी ऊपर बताया गया है, बता दिए। तो बस प्रथम दोस्तों जो दिए थे सारनाथ में, याद आया? ऊपर पढ़ाया ना अभी आपको। और दूसरा दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उपदेशों का संग्रह कहाँ है? तो सूत पिटक में है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? तो संघ के नियमों का, संघ क्या मतलब संघ जिसमें जो मतलब लोग रहते थे ना सारे, तो उसको कहा जाता था संघ। ठीक है, तो संघ कहा जाता था। तो संघ में क्या नियम कानून से लोग चलेंगे, कौन सी नियम कानून से, मतलब कोई तो नियम कानून होता होगा संघ के लोगों के लिए, तो उसका जो है नियम कानून का वर्णन संग्रह जो है वो है विनय पिटक में। अब अभिधर्म पिटक की बात किया जाए तो अभिधर्म पिटक में जो है दार्शनिक विचार दिया गया है बुद्ध के, तो बुद्ध की क्या दार्शनिक विचार थे उनका वर्णन किया गया है अभिधर्म पिटक में। तीनों पिटक हो गए। अब आगे हम लोगों को चलना है। तो आगे कहता है मलिंद पन्हो। मलिंद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में बन गया है। मलिंद पन्हो, मलिंद पन्हो की रचना किसने की थी? तो ये किया था नागसेन ने। किसने किया था? नागसेन ने। बस एक लाइन में नहीं आता था, इसके पीछे बहुत कहानी है। मलिंद पन्हो एक मलिंद मतलब नाम का व्यक्ति था, वो इसी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, कुछ कहानी घिसा। ठीक है, तो उसका मतलब बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया था इसको, तो इसका ही वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसके पीछे मतलब कहानी है, लेकिन आपको एक लाइन में याद रखना है मलिंद पन्हो की रचना किसने की था? तो नागसेन ने। ठीक है, आपको याद नहीं रखनी है कहानी, और कहानी याद रखनी है बट वो मेंस वगैरह के लिए हो जाता है, डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोग खास मतलब बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, बाकी आपको एक और चीज़ है लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया भी एक पुस्तक की नाम है, इसका रचना जो है एडविन अर्नाल्ड ने किया था। इसने एडविन अर्नाल्ड ने, ये चीज़ें हो गई। दोस्तों एक चीज़ और आपको हमको मतलब लगा के बता देना चाहिए, तो इससे क्वेश्चंस मतलब आते रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आया है क्वेश्चन, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। याद आया कि मतलब चैत्य किसके लिए था, मतलब जो किस चीज़ से रिलेटेड था? तो इसमें पूजा स्थल था। ये क्या था? चैत्य होता है जो पूजा स्थल होता है, लेकिन अगर वही स्तूप कहें तो मृत्यु की जो अवशेष हैं वो उसमें रहती है मेरे स्तूप में। वही अगर बिहार किसे कहा जाता था तो बिहार में कहें तो वो निवास स्थान थी, और इसी बिहार के नाम पर जो है हमारा राज्य का नाम बिहार पड़ा था, आपको पता है ना। तो इसी निवास स्थान के बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान थे ना उसको कहा जाता था बिहार। ठीक है, तो इसी बिहार के नाम पर हम लोगों के राज्य का नाम पड़ गया बिहार, तो ये तो सबको पता होगा। बाकी जो चैत्य के बारे में पूछा जाता था तो वो निवास स्थल नहीं थी, वो थी पूजा स्थल। चैत्य क्या थी? पूजा स्थल थी। वही अगर स्तूप की बात करें तो ये थी मृत्यु अवशेष, मतलब मृत्यु की जो अवशेष थी वो वहाँ रखा हुआ है। तो ये बातें आपको याद रखिएगा, इस तरह से कुछ स्तूप होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बाकी सब आप लोगों को याद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आता है जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में हमको लगता है आपको आगे पढ़ाया जाएगा मतलब अगले वीडियो में, क्योंकि बॉन्स करेगा थोड़ी सी आप रिवाइज कर लीजिएगा इस वीडियो को, चाहें तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको साइंस का जो है शाम को सोच रही हूँ साइंस आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस करवा दिए जाए। दोस्तों देखिए यहाँ से आपको हम 25 क्वेश्चन आज करवाए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि 25 ही क्वेश्चन हुआ है, आपको 50+ हो गया होगा क्वेश्चन, मतलब जितना हम आपको बता दिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है। क्वेश्चन ज़्यादा मेंशन मतलब नहीं कर पाए हैं, लेकिन फैक्ट बहुत ज़्यादा करवा दिए, तो ये चीज़ें थी। अब दोस्तों जैन धर्म के बारे में हम या तो शाम को
ठीक है। और जैन धर्म के आगे महाजनपद या वंश के बारे में भी जो होगा क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा, ठीक है, शाम को या फिर कल सुबह। हो सकता है शाम को हम साइंस का क्वेश्चन डालें, या फिर आपको जैसा भी लगे, अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि नहीं यही चीज़ पहले कंप्लीट करवा दीजिए उसके बाद साइंस करवाइएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, शाम को मैं ही वीडियो आगे रिपीट करेंगे, ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, सॉरी रिपीट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अभी के लिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।